हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्वेश्चन पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि यह पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 4 है, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 9, 9 के बाद में 14, 14 के बाद में 23 है और 23 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें संख्या दी गई है 4, 4 के बाद में संख्या दी गई है 6। तो मेरे भाई 4 से 6 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 4 का क्या कर दें, 2 गुना कर दें, तो 4 का 2 गुना होता है 8 और 8 में से यदि हम क्या कर दें, -2 कर दें, तो यहाँ पर बन जाएगा 6। फिर देखिए 6 के बाद में दिया गया है 9। तो मेरे भाई 6 से 9 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या कर दे, सबसे पहले तो 6 का कर दे 2 गुना, तो 6 का 2 गुना होता है 12 और 12 में से यदि हम क्या कर दे, -3 कर दें, तो यहाँ पर बन जाएगा 9। फिर देखिए 9 से कितना बन रहा है 14। तो मेरे भाई 9 से 14 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 9 का क्या कर दे, सबसे पहले 2 गुना कर दें, तो 9 का 2 गुना होता है 18 और 18 में से यदि हम -4 कर दें तो यहाँ पर बनेगा 14। फिर देखिए 14 से कितना बन रहा है 23। तो मेरे भाई 14 से 23 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 14 का क्या कर दें, 2 गुना कर दें, तो 14 का 2 गुना होता है 28 और 28 में से यदि हम -5 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 23। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 23 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस 23 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 23 का हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 23 का 2 गुना कितना होता है, तो 23 का 2 गुना होता है 46। अब इस 46 में से कितना माइनस करेंगे तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले क्या किया, -2, उसके बाद में क्या किया -3, उसके बाद में क्या किया -4, उसके बाद में क्या किया -5। तो अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, -6। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 46 में से 6 को कम कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 40। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 40। अब हमें देखना है कि 40 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 40 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने।
निम्न में से खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 10, 10 के बाद में 18, 18 के बाद में 34, 34 के बाद में 66 और 66 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई सबसे पहले संख्या दी गई है 4, 4 के बाद में दिया गया है 6, तो 4 से 6 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 4 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 4 और 2 मिलकर बन जाएगा 6। फिर देखिए 6 से कितना बन रहा है 10 से, तो 6 से 10 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 6 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 6 और 4 मिलकर बन जाएगा 10। फिर देखिए 10 से कितना बन रहा है 18, तो 10 से 18 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 10 के अंदर क्या कर दें +8 कर दें तो 10 और 8 मिलकर बन जाएगा 18। फिर देखिए 18 से कितना बन रहा है 34, तो 18 से 34 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 18 के अंदर क्या कर दें +16 कर दें तो 18 और 16 मिलकर बन जाएगा 34। फिर देखिए 34 से कितना बन रहा है 66, तो 34 से 66 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 34 के अंदर क्या कर दें +32 कर दें तो 34 और 32 मिलकर बन जाएगा 66। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है 66 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 66 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखना है और पता लगाना है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए नीचे हमारे पास संख्या ये क्या पहले हुआ है +2, उसके बाद में +4 है, उसके बाद में +8, उसके बाद में +16, उसके बाद में +32 है, यानी कि सभी में क्या हुआ है प्लस हुआ है। तो 32 के बाद भी क्या होगा प्लस होगा, लेकिन कितना प्लस होगा वो देखिए। यहाँ पर देखिए मेरे भाई 2 से कितना प्लस हुआ 4 है, तो 2 से 4 बन जाएगा कैसे, यदि हम 2 का क्या कर दें 2 गुना कर दें तो बन जाएगा 4। फिर देखिए 4 से कितना बन रहा है 8 है, तो 4 से 8 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 4 का क्या कर दें 2 गुना कर दें तो 4 का 2 गुना बन जाएगा 8 है। फिर देखिए 8 से कितना बन रहा है 16, तो 8 से 16 बनेगा कैसे। यहाँ पर भी देखिए यदि हम 8 का क्या कर दे 2 गुना तो यहाँ पर बन जाएगा 16। फिर देखिए 16 से कितना बन रहा है 32 है, तो मेरे भाई 16 से 32 बनेगा कैसे। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 16 का क्या कर दे 2 गुना कर दें तो 16 का 2 गुना होता है 32। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 32 से अगली संख्या निकालेंगे। तो 32 से अगली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब सभी का 2 गुना हुआ है तो 32 का भी कर देंगे 2 गुना। 32 का 2 गुना कितना होता है, तो मेरे भाई 32 का 2 गुना होता है 64। अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 66 के अंदर क्या कर दें इस 64 को ऐड कर दें तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 66 के अंदर +64 कर दें तो 66 और 64 मिलकर बन जाएगा 130, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 130। और अब हमें देखना है कि 130 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 130 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से
क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो मेरे भाई हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपए, यानी कि 80 रुपए की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर हमने रामबाण क्वेश्चनों को कवर किया है और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संबंधित अक्षरों को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अल्फाबेट लेटर आएंगे। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि BH से यहाँ पर JP कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से BH से यहाँ पर JP लिखा गया है सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि FL से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से लेटर आएंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले लेटर दिया गया है बी आता है 2 नंबर पर है, बी के बाद में दिया गया है एच आता है 8 नंबर पर है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जे दिया गया है तो जे आता है 10 नंबर पर है, जे के बाद में दिया गया है पी आता है 16 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि BH से यहाँ पर JP कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर आपको अल्फाबेट लेटर नहीं देखना, यहाँ पर आपको केवल देखना है संख्या को। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2 से कितना लिखा गया है 10 है, तो 2 से 10 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 2 के अंदर क्या कर दें +8 कर दें तो 2 और 8 मिलकर बन जाएगा 10। फिर देखिए मेरे भाई 8 से कितना बन रहा है 16, तो 8 से 16 कैसे बनेगा। तो यहां पर भी देखिए यदि हम 8 के अंदर क्या कर दें +8 कर दें तो 8 और 8 मिलकर बन जाएगा 16। यानी कि मेरे भाई यहाँ पर जो ये पहले 2 अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन दोनों के अंदर +8 करके ये आगे वाले दोनों अल्फाबेट लेटर लिखे गए हैं। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे मेरे भाई यहाँ पर FL से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले लेटर ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई यहाँ पर हमारे सामने दिए गए अल्फाबेट लेटर का हम क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर है F आता है 6 नंबर पर है, F के बाद में है L आता है कितने नंबर पर 12 नंबर पर। अब मेरे भाई यहां पर देखिए सबसे पहले तो 6 से ज्ञात करेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या किया गया था +8 है, तो यहां पर भी हम क्या कर देंगे 6 के अंदर कर देंगे +8 है, तो 6 और 8 मिलकर बन जाएगा 14। ठीक है, अब 14 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो मेरे भाई 14 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है N, तो यहां पर हम भर देंगे N। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे अब 12 से ज्ञात करेंगे। तो यहां पर देखिए यहां पर दूसरी संख्या में भी क्या किया गया था +8 किया गया था, तो यहां पर भी हम क्या कर देंगे 12 के अंदर भी कर देंगे +8। तो मेरे भाई 12 और 8 मिलकर बन जाएगा 20। और 20 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो 20 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है T, तो यहां पर हम भर देंगे T। यानी कि FL का संबंध हो जाएगा NT के साथ में। अब हमें देखना है कि अल्फाबेट लेटर NT हमें किसी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो हाँ सर अल्फाबेट लेटर NT हमें दिए गए हैं ऑप्शन D के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन D हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई आपके एग्जाम में नंबर एनालॉजी से संबंधित लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए प्रश्न में आपको बोला गया है कि जिस प्रकार से 36 का संबंध है 18 के साथ में, उसी प्रकार से आपको बताना है कि 72 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो यहां पर देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहां पर पता करना है कि 36 से यहां पर 18 कैसे बना है। फिर उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 72 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहां पर देखिए 90% स्टूडेंट यहां पर सोल्व करेंगे कैसे, वो यहां पर बोलेंगे कि सर 36 से यहां पर 18 बन जाएगा कैसे। यदि हम 36 को क्या कर दें, 2 से भाग कर दें, तो 36 को 2 से भाग कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 18। और यहां पर ध्यान से देखिए 18 आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, 72 के अंदर है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 72 को भी 2 से भाग कर देंगे। तो मेरे भाई देखिए यदि हम 72 को 2 से भाग कर देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 36 है। अब हमें देखना है कि 36 किसी ऑप्शन में है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 36 नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न को हम इस लॉजिक के आधार पर सोल्व नहीं कर सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो देखिए मेरे भाई प्रश्न के अंदर यदि एक लॉजिक काम ना करे तो आपको क्या करना है, दूसरा लॉजिक लगाना है। अब मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को दूसरे लॉजिक के आधार पर कैसे सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहां पर देखिए 36 से यहां पर 18 बनाने के लिए क्या किया गया है मेरे भाई, यहां पर ध्यान से देखिए 36 मिलकर बना है 3 और 6 से। यदि हम इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दें तो यहां पर बन जाएगा 6 तिया के 18। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 18 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 72 के अंदर है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 72 मिलकर बना है 7 और 2 से। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को भी आपस में गुणा करेंगे। तो यहां पर देखिए 7 दूना के बन जाएगा 14। अब हमें देखना है कि 14 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 14 में दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 14। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, गोमतेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन बी है मेघालय राज्य में, ऑप्शन सी है नागालैंड राज्य में, और ऑप्शन डी है कर्नाटक राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि गोमतेश्वर मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है कोलकाता में, ऑप्शन सी है मुंबई में, और ऑप्शन डी है चेन्नई में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, आधुनिक विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर है, ऑप्शन बी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर है, ऑप्शन सी है विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर है, और ऑप्शन डी है
विद्युत ऊर्जा के सिद्धांत पर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि आधुनिक विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए सभी को इस क्लास के अंदर एंड तक बने रहना है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। चंगेज खान किसके शासन में सिंधु नदी के तट पर आ पहुंचा था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश के शासन में, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी के शासन में, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक के शासन में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि चंगेज खान इल्तुतमिश के शासन में सिंधु नदी के तट पर आ पहुंचा था। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का गठन करने का प्रावधान है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का गठन करने का प्रावधान है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का गठन करने का प्रावधान है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? ऑप्शन ए तांबा धातु से, ऑप्शन बी है कांसा धातु से, ऑप्शन सी है लोहा धातु से, और ऑप्शन डी है सोना धातु से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा धातु से अपरिचित थे। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से चीन देश की मुद्रा का नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि चीन देश की मुद्रा का नाम है युआन। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए हुबली में, ऑप्शन बी है जबलपुर में, ऑप्शन सी है इलाहाबाद में, और ऑप्शन डी है बिलासपुर में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
डी। और मेरे भाई इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेंसिल में किया जाता है? ऑप्शन ए फास्फोरस का, ऑप्शन बी है चारकोल का, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट का, और ऑप्शन डी है गंधक का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से पेंसिल में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इसी के साथ में आप याद रखना, जो ये ग्रेफाइट है ये एक प्रकार का क्या होता है? तो मेरे भाई ये एक प्रकार का अधातु होता है। ठीक है, और ये ग्रेफाइट अधातु होने के साथ में विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का विवरण किस अनुसूची में है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का विवरण प्रथम अनुसूची में है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से नट पूजा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि नट पूजा असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मेरे भाई याद रखना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मेरे भाई एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? ऑप्शन ए ब्यूटेन, ऑप्शन बी है प्रोपेन, ऑप्शन सी है मीथेन, और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी है क्लोरोपिक्रीन, ऑप्शन सी है मीथेन, और ऑप्शन डी है ओजोन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो मेरे भाई हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट लगभग 25,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। मेरे भाई ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई
इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपए, यानी कि 80 रुपए की नामात्र फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 25,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं, यदि आप ग्रुप डी एग्जाम से पहले इन 25,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे और सभी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन बी है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश राज्य में और ऑप्शन डी है तमिलनाडु राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।